ये एनिमे अभी नया ही आया है। इसकी स्टोरी तो अच्छी है पर साथ ही में इसमें फिजिक्स का भी बहुत ध्यान रखा गया है। तुम्हें इस एनिमे का फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और इससे पहले कि नंबर शुरू हो, मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स मटेरियल देख लो और उस मटेरियल को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। वैसे अगर भगवान की बनाई हुई सबसे बढ़िया चीज को हम साइड में रखकर इस एनिमे की स्टोरी पर फोकस करें तो वो भी तुम्हें अच्छी लगेगी, क्योंकि इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिस तरह से हम बचपन में थे सेम वैसा ही था। मतलब हमने भी बचपन में पोकेमोन देखा और हम बस पोकेमोन मास्टर बनना चाहते थे। सेम टोजिमा ने भी एक एक्शन एडवेंचर कार्टून देखा या यूं कह लो कि शो देखा और उसे वो इतना पसंद आ गया कि टोजिमा भी उस शो का मेन कैरेक्टर बनना चाहता था। हालांकि बड़े होते होते हम लोग समझदार बने और हमने पोकेमोन ट्रेनर बनने का सपना छोड़ दिया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। अब बस सभी को पिकाचू चाहिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हम जैसा नहीं है। मतलब उसने अपना सपना नहीं छोड़ा, वो अभी भी मेन कैरेक्टर जैसा बनना चाहता है। वैसे अभी कहानी की शुरुआत है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हुई, जो कि एक बड़े से पेड़ पर जोरदार मुक्के मार रहा था। अब उसे देखकर लग रहा था कि वो एज में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा बस उसकी बॉडी की वजह से है। उसने बहुत ही ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग कर खुद को इतना ताकतवर बनाया, इसलिए उसकी उम्र भी अब भी ज्यादा लग रही है। मगर वो इतने भी ज्यादा नहीं है अभी के लिए। सबसे पहले उसे ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया और सीन फिर सीधा उसके बचपन पर आ गया, जहाँ हमें बताया गया कि टोजिमा को बचपन से ही कामेन राइडर नाम का एक शो बहुत ही पसंद था। उसी का मेन कैरेक्टर था कामेन राइडर, जो कि बुरे लोगों को पीटता था, वो भी अकेले। और जो बुरे लोग थे वो शोकर्स थे। मतलब वो बुरे लोगों का एक ग्रुप था, बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह। वो बुरे काम करते और कामेन राइडर वहां आकर उन्हें हरा देता। टोजिमा को ये शो इतना ज्यादा पसंद था कि वो दिन भर इसी शो को देखता रहता था, वो भी रिपीट टेलीकास्ट पर। उसकी मदर को भी उसकी चिंता होती थी। वो सोच रही थी कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, जो इतना गधा लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। टोजिमा का ध्यान हमेशा टीवी पर रहता था। उसने कामेन राइडर की हर एक चीज फॉलो करना शुरू कर दी। ताकत तो उसके पास तब थी नहीं, इसलिए वो जानता था कि उसे फिजिकल ट्रेनिंग कर बहुत ही ताकतवर बनना होगा, क्योंकि कामेन राइडर जैसा मास्टर की सुपर नेचुरल पावर दे सके वो थोड़ी ना एग्जिस्ट करता। खैर ना जाने कब क्या हो जाए। अभी के लिए बचपन का सीन फिर से कट हुआ और सीन टोजिमा की जवानी पर आ गया, जब वो कॉलेज पहुंच चुका था। आज के दिन टोजिमा नॉर्मली कैंटीन से खाना खाकर आ रहा था कि तभी अचानक से एक बहुत ही सुंदर लड़की, जो कि टोजिमा की कॉलेज में ही पढ़ती है, वो टोजिमा को अचानक ही प्रपोज कर देती है। वो टोजिमा को बताती है कि वो बहुत समय से उसे लाइक करती थी। टोजिमा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो लड़की भी सुंदर थी, इसलिए टोजिमा ने तुरंत ही हाँ कर दी। और ऐसा मौका कौन जाने देता, लेकिन ये बस एक प्रैंक था। कॉलेज के कुछ बदमाश स्टूडेंट्स जानबूझकर टोजिमा को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और वो जो लड़की थी वो कॉलेज के ही सबसे बदमाश लड़के की गर्लफ्रेंड है। उसे उन्होंने एक डेयर दिया था जिसमें उसे कॉलेज के सामने टोजिमा को पोज करना है। टोजिमा नॉर्मल सी बात है कि एक्सेप्ट कर ही लेगा, जिसके बाद टोजिमा की थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कौन करता है, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं होता उनके पास यही काम होता है। और उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मतलब टोजिमा की थोड़ी सी बेइज्जती हुई। टोजिमा को भी इस चीज का अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो क्या ही करता, वो चुपचाप वहां से चला गया। अभी वो लड़की जिसने टोजिमा को एज अ प्रैंक के तौर पर प्रपोज किया था, वो खुद भी थोड़ा सा बुरा महसूस कर रही थी। वो खुद भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर वो गुंडा लड़का जो कि उसे फोर्स कर रहा था। वैसे इस लड़की का नाम एमिली है। अभी के लिए फिर से सीन टोजिमा के बचपन पर आया, जहां हम देखते हैं कि अभी टोजिमा कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। जिस तरह से टोजिमा को कामेन राइडर शो पसंद है, वैसे ही और कई बेवकूफ बच्चे हैं जो कि इस शो को देखते हैं और उनके दिमाग पर भी उस शो ने सेम असर किया है। वो भी खुद को कामेन राइडर समझने लगे हैं। अभी वो लोग खेल रहे थे जिसमें जो जीतेगा वो कामेन राइडर बनेगा और बाकी सभी शोकर्स बनेंगे। टोजिमा बस उन्हें दूर से देख रहा था, क्योंकि उनके लिए कामेन राइडर कोई खेल नहीं है। टोजिमा सच में कामेन राइडर के पाथ को फॉलो करना चाहता है। उसे सच में कामेन राइडर बनकर बुराई खत्म करनी है। वो वहाँ खड़े होकर कामेन राइडर का पोज बनाता है और यहाँ से सीन वापस से अभी बीच के टाइम पर जहाँ टोजिमा जवान है वहां जाता है। टोजिमा अभी उसी जगह पर खड़ा हुआ था जिस जगह को हमने उस पिछले सीन में देखा था। टोजिमा लगभग रोज ही वहां आकर अपने उस सपने को याद करता है। वैसे भी जब टोजिमा वहां खड़ा हुआ था तभी एमिली वहां भागते हुए आती है और टोजिमा से माफी मांगती है। आज जो कुछ भी हुआ उस चीज के लिए टोजिमा ने भी तुरंत उसे माफ कर दिया था और वो वहीं नीचे बैठकर बातें करने लगे थे। एमिली बता रही थी कि शुरुआत से ही उसे टोजिमा बहुत स्पेशल लगता है। मतलब बाकी बच्चे जो अपने अलग गुंडागर्दी में लगे हुए हैं, टोजिमा वैसा नहीं है। हालांकि वो ऐसा नहीं कह रही है कि टोजिमा सबसे नॉर्मल है, टोजिमा भी अलग है और बहुत मिस्टीरियस था। अब टोजिमा भी नहीं समझ पा रहा था कि वो उसे अपने मिस्टीरियस कैसे समझाए, लेकिन उसे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमिली तो टोजिमा की मिस्टीरियसनेस से ऑलरेडी वेट हो चुकी थी। वैसे उसी दौरान वहाँ
रियोटा नाम के एक बंदे की एंट्री होती है। ये भी शायद किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन ये किसी दूसरे कॉलेज से बिलोंग करता है। अभी वो वहाँ एमिली को देखता है, वो एमिली को पहचानता है। उसे पता है कि एमिली किरीगावा की गर्लफ्रेंड है, वही बदमाश लड़का जिसने एमिली को प्रैंक करने के लिए फोर्स किया था। अभी वो एमिली से कह रहा था कि क्या तुमने किरीगावा को छोड़ दिया। हालांकि ऐसा कहते हुए उसे ये भी लग रहा था कि शायद अब एमिली टोजिमा की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसलिए वो उसे समझाता है कि टोजिमा की गर्लफ्रेंड बनने में भी कोई फायदा नहीं है, ये तो किरीगावा से भी ज्यादा गया बीता है। हालांकि एमिली उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन लोगों से वहां से जाने का कहकर खुद भी जाने लगती है, लेकिन रियोटा एमिली का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने का कहता है। अभी टोजिमा ने ये चीज देखते हुए तुरंत ही रियोटा का वो हाथ बहुत ही टाइट पकड़ लिया था, जिस वजह से रियोटा ने एमिली को छोड़ दिया। हालांकि उसे टोजिमा पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अब वो टोजिमा को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोजिमा फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ उल्टा उसे एक बहुत ही तेज मुक्का दे मारता है, जिसके बाद रियोटा के मुंह से खून निकलने लगा था। टोजिमा ने यहाँ बहुत ही ज्यादा तेजी से पंच मारा था। अभी रियोटा के साथ जो दो दोस्त उसके साथ थे वो मिलकर टोजिमा पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोजिमा उनकी किक्स को भी रोक लेता है और उनका भी वही हाल करता है जो कि उसने रियोटा का किया। बस यहाँ उसने उनके फेस पर नहीं बल्कि पेट पर अटैक किया था, जिसके बाद वो दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। एमिली तो फिर से ये सब देख कर वेट हो चुकी थी, लेकिन इस बार आंखों से नहीं। खैर अभी टोजिमा रियोटो को समझाता है कि उसने रियोटो पर पहले हमला नहीं किया, जो चीज रियोटा कर रहा था। टोजिमा ने बस उसका जवाब दिया है। ऐसा डायलॉग मारकर टोजिमा वहां से चला जाता है, लेकिन वही रियोटा जमीन पर पड़े ये चीज डिक्लेयर करता है, या यूं कह लो कि कसम खाता है कि वो टोजिमा से बदला लेकर रहेगा। अभी इस सीन को कुछ दिन बीत चुके थे और कमाल की बात ये थी कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली वो दिन आया जिस दिन उल्टा सीधा होना था। अचानक ही टोजिमा वाले कॉलेज पर उस रियोटा के कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का हमला होता है। हमला वगैरह कुछ नहीं, वो बस मिलकर वहां आए थे और उन्होंने एमिली को पकड़ लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे कि वो टोजिमा को बुला सके और उसे सबक सिखा सके। अभी सब स्टूडेंट जो कि टोजिमा वाले कॉलेज के हैं वो ये सब खिड़की से देख रहे थे, लेकिन वो लोग गे हैं इसलिए वो आगे आकर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ उस कॉलेज के टीचर भी थे, लेकिन अपने स्टूडेंट की तरह वो भी गे हैं और आगे आकर कोई भी एमिली की मदद नहीं कर पाया। अब रियोटा को तो एमिली को चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि टोजिमा सामने नहीं आ रहा था। वो बस कॉलेज के लिए थोड़ा सा लेट था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो तुरंत ही उन सभी के सामने आ गया। टोजिमा अभी पुलिस की धमकी भी दे सकता था या फिर उनसे माफी भी मांग सकता था, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। उसने अपनी एक लंबी चौड़ी स्पीच तैयार करी और बोलना शुरू किया। वो कह रहा था कि तुम लोग खुद को बदमाश समझते हो, लेकिन असल में ये तुम्हारा बचपना है। तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के पैसों पे पल रहे हो, फिर भी तुम्हें इस तरह से गुंडागर्दी करनी है। टोजिमा उन्हें जवाब देता है कि उन्हें अपनी ताकत को अच्छे कामों में लगाना चाहिए और अपनी इस यूनिटी की बुराई के खिलाफ यूज करना चाहिए। टोजिमा की स्पीच इतनी ज्यादा मोटिवेशन वाली थी कि एमिली फिर से वेट हो चुकी थी और इस बार उसका दिल वेट हुआ है। मतलब वो टोजिमा को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। हालांकि कितनी भी अच्छी स्पीच हो, लेकिन वो उस दूसरे कॉलेज वाले किसी भी लड़के को वेट नहीं कर पाई। वो सभी मिलकर हमला कर देते हैं और टोजिमा को बहुत चूते पड़ते हैं। वो इतनी बुरी तरह से टूट चुका था कि बेहोश होने की कगार पर था। वो लोग उसे वहीं नीचे पड़ा छोड़कर एमिली को लेकर जाने लगते हैं। रियोटा कह रहा था कि एमिली उसका इनाम है, जिसे पाने से अब उसे और कोई रोक नहीं सकता। अभी वो सारे गे स्टूडेंट्स और टीचर्स वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कोई भी वहाँ बीच में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आया, जो देखकर टोजिमा को ही फिर से खड़ा होना पड़ा। अभी टोजिमा खड़ा होता है, ये देख सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्होंने टोजिमा को बहुत बुरी तरह से पीटा था और उन्हें नहीं लगा था कि टोजिमा फिर से खड़ा होगा। अभी टोजिमा कह रहा था कि तुमने मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा, मैं तुम पर हमला नहीं करता। मुझे लगा तुम मुझे मार कर यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि यही तुम्हारी बदले का मकसद था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम कुछ और चाहते हो, जिस वजह से मुझे अपनी पावर्स को तुम्हारे सामने अनलीश करना होगा। ऐसा कहते हुए टोजिमा ने अपनी शर्ट उतार ली। उसके पेट पर एक मार्क से बेल्ट का निशान बना हुआ था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो निशान किस चीज का है, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। अभी वहाँ टोजिमा खड़ा होकर कुछ बड़बड़ाते हुए अजीब सा पोज बना रहा था, जो देखकर वो लोग बहुत हैरान थे। उन्हें लगा कि टोजिमा कोई बंगाली जादू करते हुए कुछ टोटका करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टोजिमा अपने कामेन राइडर का वो आइकॉनिक पोज बनाने वाला था, जिसे कामेन राइडर तब बनाता है जब 20 मिनट का एपिसोड 20 मिनट का नहीं हो पाता, बस 5-7 मिनट खाने के लिए। अभी टोजिमा ने भी वही सब नोटंकी की और फाइनली कामेन राइडर का वो पोज क्रिएट किया। जब वो लोग देखते हैं कि टोजिमा के इस तरह के अजीब से डांस के बाद भी आसमान से बिजली नहीं गिरी, तो वो हंसने लग जाते हैं। अभी बाकी सभी तो सिर्फ हंस रहे थे, लेकिन रियोटा ने अपनी हद पार कर दी थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, कामेन राइडर की उस आइकॉनिक पोज का मजाक उड़ाते हुए, जो सुनकर टोजिमा से रहा नहीं गया। उसने एमिली की बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, खुद को भी जूतों से मार खाते हुए उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कामेन राइडर की आइकॉनिक पोज के बारे में वो कुछ नहीं सुना। उसने बहुत ही तेज मुक्का मारकर रियोटा को वही सुला दिया। अभी इन सब ने मिलकर टोजिमा को जितनी देर तक पीटा था, उससे भी कम टाइम में टोजिमा ने अकेले ही उन सभी की फील्डिंग लगा दी। अगले सीन
सीन में सभी जमीन पर पड़े हुए थे, मतलब टोजीमा ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया था। उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, मतलब सारे गे स्टूडेंट्स, ये चीज देखकर बहुत हैरान थे। खुद किरीगावा भी बहुत हैरान था। उसे लग रहा था कि उसने टोजीमा के साथ प्रैंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि यहाँ एमिली आगे आकर टोजीमा से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर टोजीमा पीछे पलटते हुए स्माइल करके जवाब देता कि वो है कामेन राइडर। टोजीमा के चेहरे पर पहली बार एमिली ने स्माइल देखी थी, लेकिन टोजीमा का चेहरा जूते खाकर इतना बिगड़ चुका था कि एमिली की फट पड़ी और वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई। टोजीमा भी सोच रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। कोई नॉर्मल सा आदमी उसकी जगह पर होता तो वो सोचता कि शायद उसने ये बच्चों वाला कार्टून नाम लिया। इसी वजह से एमिली इसे बच्चा समझकर भाग गई होगी, बच्चा या फिर पागल समझकर भाग गई होगी। लेकिन टोजीमा यहाँ सोच रहा था कि उसे एमिली के सामने अपनी असली पावर्स शो नहीं करनी चाहिए थी। एमिली उन पावर्स को हैंडल नहीं कर पाई। साथ ही टोजीमा खुद को कोस रहा था क्योंकि उसने कामेन राइडर जैसी अनबिलीवेबल पावर्स को मामूली इंसान के ऊपर इस्तेमाल किया, जबकि उसके असली दुश्मन शॉकर्स हैं, जो कि अभी तक इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते। वैसे अभी इस दुनिया के बाद सीन सीधा स्टार्ट पर आता है। मतलब कहानी की शुरुआत में हमने टोजीमा को उस पेड़ को पंच करते हुए देखा था, सीधा वहीं पर अभी टोजीमा उस पेड़ पर मुक्का इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि उसने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ कामेन राइडर बनने में गुजार दी, जबकि वो कामेन राइडर बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इस ट्रेनिंग से थक चुका हो, बल्कि अब वो ये समझ चुका है कि शॉकर्स जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। बुराई हो रही है, लेकिन उस टाइप की नहीं जिस टाइप की बुराई टोजीमा ने कामेन राइडर में देखी थी। वहाँ थोड़ा मामला सुपरनेचुरल टाइप का था और अभी रियल लाइफ में टोजीमा को वो चीज नहीं मिली। वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट था और अब वापस लौटने वाला था। उसे मेन डिसअपॉइंट अभी इस चीज की है कि वो 40 साल का होने वाला है। वैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि टोजीमा की बॉडी इस तरह की है, इसलिए वो ज्यादा एज का लग रहा है, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। मैंने इस सीरीज को सिर्फ भगवान के तोहफे हैं और फिजिक्स के चमत्कार की वजह से एक्सप्लेन करना शुरू किया था, इसलिए मुझे माफ करना, मुझे भी अभी पता चला कि वो 40 साल का हो चुका है। वैसे अब कुछ नहीं किया जा सकता, यही सोचकर वो वापस जाने लगा था, लेकिन इतने में ही उसके सामने एक बड़ा सा भालू आ गया। हालांकि टोजीमा उस भालू को देखकर नहीं डरा क्योंकि अब वो हिलाने वाले से ट्रांसफॉर्म होकर हिम्मत वाला बन चुका है। वो इस भालू से लड़ने के लिए तैयार था। भालू भी टोजीमा पर हमला करता है। टोजीमा ने उसके पंच को रोक लिया और बाद में अपनी कोहनी उसकी आंख पे दे मारी। इस बीच भालू ने भी अपने पंजे से उसके चेस्ट पर अटैक कर दिया था। टोजीमा को भी अच्छा खासा डैमेज आया था, मतलब कि उसे चोट लगी, लेकिन भालू को थोड़ी ज्यादा चोट लग गई, इसलिए वो चुपचाप अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। यहाँ तुम लोग जो चीज नहीं मारनी चाहिए उसे मारकर काउंटिंग करते हुए दोस्त के सामने फ्लेक्स करते हो, और वहाँ टोजीमा ने एक भालू को मारा था, मतलब जान से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक जोरदार कोनी जरूर मारी थी। लेकिन फिर भी टोजीमा को लग रहा था कि ये काफी नहीं है। उस हिसाब से वो कामेन राइडर अच्छे बच्चे की फील्डिंग सेट कर देता था, उसके लिए भालू से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए अगर टोजीमा सच में कामेन राइडर का फैन है तो उसे भी भालू को हराने पर खुश नहीं होना चाहिए। अब अपन लोग भी क्या ही कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा जिन्हें कितने भी बड़े क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होते। यहाँ मैं अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। वैसे इसके बाद सीन कुछ घंटे बाद पर शिफ्ट हुआ। अपनी ट्रेनिंग खत्म कर टोजीमा वापस घर लौटा, जहाँ उसने अपनी लाइफ का सबसे सही डिसीजन लिया। वो भी कामेन राइडर की वो सारी पुरानी चीजें जो कि उसने कलेक्ट कर रखी थी उन्हें बेचने निकल पड़ा था। वो एक शॉप पर जाता है जो कि पुरानी चीजें बाय करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। वहाँ जो अंकल थे उन्हें वो चीज सच में बहुत पुरानी लगी और वो टोजीमा की तारीफ करने लगे क्योंकि इतनी पुरानी चीजें कलेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि टोजीमा बताता है कि उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी वो पीछे की तरफ पॉइंट करता है जहाँ 6 बड़े बड़े कार्टून बॉक्स भरे पड़े थे, उस तरफ की चीजों से, और वो बता रहा था कि मेरे घर पर ऐसे 10 डब्बे और पड़े हैं। अभी सब कुछ बेचने के बाद टोजीमा के पास कुछ भी नहीं बचा था। एक बनियान, एक पैंट, एक टेबल और एक टीवी के अलावा। जिस जंगीर पर कामेन राइडर की फोटो बनी हुई थी टोजीमा ने वो जंगीर भी बेच दी। अब टोजीमा उन पैसे से नए कपड़े खरीदेगा और अपनी लाइफ को चेंज करेगा। हालांकि उन्हीं पैसों से उसने जब खाना खरीदा और अब घर जाकर आराम से खाना खाते हुए सोने लगा, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपना फोन भी नहीं बेचा। फोन पर एक पोस्ट अपलोड हुई थी जिसके टाइटल में शॉकर्स वर्ड मेंशन था। टोजीमा की आंखें फट चुकी थी और वो उस वीडियो को प्ले करते हुए कांप रहा था। हालांकि उसने हिम्मत करके उस वीडियो को प्ले किया। उसे पता चला कि शॉकर सिटी में अपीयर हो चुके हैं। हालांकि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था कुछ भी वैसा नहीं हुआ। सच में 3 लोग शॉकर का मास्क पहनकर एक शॉप पर एंटर तो किए और उन्होंने चोरी भी की, लेकिन टोजीमा इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ था। वो अभी भी डिसअपॉइंट है क्योंकि शॉकर्स बड़े लेवल के गिरे हुए काम करते हैं और ये बहुत छोटे लेवल का गिरा हुआ काम। टोजीमा चाहता है कि 10-12 लोगों की पक्की से फील्डिंग सेट हो जाए, तभी वो कुछ फैसला लेगा, और ऐसा वो शॉकर्स याद नहीं करने वाले। इसलिए टोजीमा फिर से डिसअपॉइंट होकर चुपचाप अपना खाना खत्म करते हुए सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टोजीमा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुका था जहां वो अब काम करता है, भारी भारी चीजें उठाना, क्योंकि वो इस चीज में अच्छा है। हालांकि ये चीज मेन नहीं थी कि उसने अपना धंधा ढूंढ लिया, बल्कि मेन बात ये है कि उस जगह पर भी टोजीमा के कान में बार बार शॉकर वर्ड पड़ रहा था। शॉकर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए हर कोई उनकी बात कर रहा है। लेकिन टोजीमा
अभी भी नहीं मानता कि ये असली शोकर है। हालांकि वापस घर लौटने के बाद टोजिमी को फिर से एक क्लिप मिली। ये एक न्यूज चैनल की क्लिप है जहां उन्होंने एक शोकर को पकड़ लिया था। शोकर देखा जाए तो एक ह्यूमन ही है जो कि काला सा मास्क पहनकर उल्टे काम में लग जाते हैं। अभी वो आदमी बता रहा था कि उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन उसे जब वो ब्लैक मास्क मिला और उसने उस मास्क को पहना तो उसके अंदर हिम्मत आई कुछ भी उखाड़ लेने की, और उसने फैसला किया कि वो उल्टे काम करेगा। उसने पहली बार चोरी करने की कोशिश की जिसमें वो फंस गया और उसकी फील्डिंग लग गई। हालांकि टोजी में कोई चीज बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं आई। वो सोच रहा था कि ना जाने कैसा मजाक चल रहा है, लेकिन मेन बात ये भी है कि पूरी कंट्री में ये चीज फैल चुकी है। मतलब अचानक ही कई सारे लोग शोकर्स को सपोर्ट करते हुए काला मास्क पहनकर उल्टे काम करने निकल चुके हैं। खैर टोजिमा के लिए ये चीज इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे कुछ महसूस हो, इसलिए टोजिमा बस इन सब बातों को इग्नोर करता है। हमें पता चलता है कि टोजिमा के घर के पास ही एक मेला लगने वाला है। असल में वहाँ पर वो कोई फेस्टिवल मनाते हैं और वही फेस्टिवल का समय था। टोजिमा अभी इस मेले में आया हुआ था। उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब भी इस तरह के फेस्टिवल में आया करता था। उसके फादर उसे हर साल 30 रुपए दिया करते थे जिससे वो कुछ भी खरीद सकता था। उसके फादर बहुत समझदार थे जो उन्होंने टोजिमा को 50 नहीं दिया, वरना टोजिमा भी टीम बना लेता और 1 रुपए की चॉकलेट भी खा लेता, और यहाँ 30 में वो कुछ भी खरीद सकता था। टोजिमा समझदार है इसलिए उसने चुपचाप खाने की चीजें खरीदी और उसे खा लिया। अभी करंट टाइम में वो टोजिमा यही कर रहा था। वो चुपचाप वही सेम चीज खरीदता है और उसे एंजॉय करने लगता है। इसी बीच टोजिमा की नजर उन शॉप्स पर पड़ती है जहाँ अभी भी कामेन राइडर जैसे ओल्ड शो के मास्क बिक रहे थे, और टोजिमा उन्हें इग्नोर करता है। लेकिन दूसरी चीज थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाया। इस चीज के पहले हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक अजीब सा आदमी 3 लोगों को थोड़ा बहला फुसला रहा था। वो उन्हें शोकर वाले मास्क दे रहा था, वही ब्लैक मास्क, और कह रहा था कि उन्हें उस मेले के अंदर जाकर शॉप ओनर्स को पीटना है और उनसे पैसे छीन कर लाने हैं। अभी उन तीनों को इस चीज से कोई तकलीफ नहीं थी। वो खुशी खुशी ये काम करने को तैयार थे, लेकिन बस उनकी प्रॉब्लम थी कि वो शोकर वाला अजीब सा पोज जो कि वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने ज्यादा घटिया लगते हैं उस पोज को बनाने के बाद। लेकिन वो बंदा नहीं मानता कि वो पोज तो तुम्हें करना ही होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि वो हमेशा से कामेन राइडर शो का फैन रहा है, लेकिन वो कामेन राइडर को सपोर्ट नहीं करता। उसकी फेवरेट चीज थी शोकर। अभी वो उस चीज को नहीं भुला पाया है। यहाँ वो उन चीजों को समझा रहा था कि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और बहुत ही जल्दी बहुत बड़े बड़े उल्टे काम करने वाला है। उसमें वो उन तीनों को भी शामिल करेगा, लेकिन इस चीज के लिए पहले उन्हें उसकी बात माननी होगी। वो तीनों भी बात मान जाते हैं, मास्क पहनकर सीधा मेले में जाते हैं और फालतू में कई सारे शॉप ओनर को पीटने लगते हैं। टोजिमा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और सबसे मेन बात ये है कि उन तीनों ने ही शोकर्स का मास्क पहन रखा था जो कि टोजिमा को गुस्सा दिला रही थी। अभी टोजिमा खुद सामने नहीं आ सकता क्योंकि वो फेमस नहीं होना चाहता, इसलिए उसे पास के ही शॉप पर कामेन राइडर के मास्क टंगे हुए दिखते हैं। वो तुरंत वहां जाता है और उसे शॉप के ओनर से थोड़ी सी बार्गेनिंग कर एक मास्क सस्ते में खरीद लेता है। टोजिमा को भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो करने वाला है जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। उसने वो मास्क लगाया, उसे याद आया कि वो कई बार कामेन राइडर का पोज बना चुका है, लेकिन अब बारी आ चुकी है असलियत में कामेन राइडर बनने की। उसकी आंखों में आंसू थे जो देखकर वो तीनों ही नकली शॉकर्स अभी हंस रहे थे और टोजिमा का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि ना जाने ये कैसा पागल है, वो खुद भी ये चीज कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही टोजिमा ने हमला करना शुरू कर दिया। अभी वो उनमें से 2 लोगों को बहुत ही तेज मुक्का मारकर जमीन पे गिरा देता है। टोजिमा ने इतनी खतरनाक पंच मारा था कि सभी लोगों की नजर टोजिमा पर आ चुकी थी। कई लोग तो इस चीज की रिकॉर्डिंग तक कर रहे थे। आखिर में टोजिमा ने तीसरे आदमी को एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस वक्त वो गैंगस्टर जो कि बड़े बड़े उल्टे काम करने वाला है, फ्यूचर में वो टोजिमा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन उसके रास्ते में आ गया। वैसे एक चीज रह गई, टोजिमा ने जब वो मास्क लगाया था तो अचानक से उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा था। अब ऐसा बहुत ही ज्यादा खुशी के कारण हुआ या सच में उस मास्क में कोई खास बात है, ये चीज हमें नहीं पता। ये शायद हमें आगे पता चले। अभी के लिए उस मास्क ने अपना काम कर दिया और टोजिमा ने भी शॉप ओनर्स को बचा लिया। उन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से पीट। अभी सभी लोगों की नजर टोजिमा पर थी। टोजिमा अपना चेहरा किसी के सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो वहां से अपनी आइडेंटिटी बचाते हुए भाग जाता है। अभी टोजिमा के मास्क की वजह से उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण वो फेमस जरूर हो चुका था। इसी बीच हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे लड़की की वजह से तुम्हें सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन होती हुई मिल रही है। मुझे यहीं पर फिजिक्स सबसे ज्यादा पसंद आई है। अभी वो लड़की भी वही रिकॉर्डिंग देख रही थी। उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखी थी वो अजीब थी, लेकिन अजीब नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये भी कामेन राइडर के शो की एक कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम है जिसके बारे में हमें आगे डिटेल में पता चलेगी। अभी के लिए उसने जब वो रिकॉर्डिंग देखी जिसमें टोजिमा ने उन शॉकर्स को हराया तो उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई क्योंकि ये चीज वो खुद करना चाहती थी। उसने पूरी कॉस्ट्यूम भी तैयार करवा रखी है अपने साइज के हिसाब से, साथ ही उसके पास एक मास्क भी है। वो पूरी तरह से तैयार होकर उन्हें हराना चाहती थी, लेकिन वहीं टोजिमा ने सिर्फ एक नॉर्मल सा मास्क पहनकर उन्हें हराया और फेमस हो गया, जो चीज उसकी नजर में गलत है। वैसे इस लड़की का नाम यूरिको है और ये एक स्कूल टीचर है। अगले दिन का हमें सीन दिखाया गया जहाँ पर
ये सभी अपनी क्लास में इंग्लिश पोएम पढ़ रहे थे। हालांकि हमें वो पोएम नहीं सुनाई गई, लेकिन हमें इस क्लास का एक बहुत ही ठरकी बच्चा दिखाया गया जिसका कद्दू कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं है। उसका पूरा फोकस उन चीजों में है जिन चीजों पर फोकस तुम लोग करते हो। हालांकि उसे इतना टेंशन देते हुए देख यूरी को उससे कुछ सवाल करती है उसी पोएम से रिलेटेड, लेकिन उसने कद्दू कुछ नहीं सुना था, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं दे पाया और उल्टा कुछ बोल पड़ा। इस पर यूरी को उसे करेक्ट करती है। हालांकि वो कोई गुस्से वाली लड़की नहीं है, इसलिए उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझाया और वो लड़का आसानों समझ भी गया। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में उसका टेंशन फिर से वहीं जा चुका था जहाँ पहले था। अभी अगले सीन में हम आसानों को देखते हैं जो कि वापस घर आ चुका था। वो अभी अपने बेड पर एक बड़े से तकिए को लेकर यूरिको को ही इमेजिन कर रहा था। यहाँ वो सोच रहा था कि आखिर यूरिको अपने फ्री टाइम में क्या करती होगी। यूरिको बहुत ही ज्यादा क्यूट है तो उसकी हॉबीज भी वैसी ही होगी। वो सोच रहा था कि क्या यूरिको को म्यूजियम में जाकर फोटोज या पेंटिंग्स वगैरह देखना पसंद होगा या फिर उसे पियानो बजाना पसंद होगा। हालांकि ये सब किसी को पसंद हो या ना हो, पर चाय पीना तो सभी को पसंद है, इसलिए वो उसे चाय पीती हुई इमेजिन करने लगता। पर उसे यूरिको की असली हॉबीज के बारे में कुछ नहीं पता। इस वक्त यूरिको घर पहुंचकर अभी वेट उठा रही थी जिससे कि वो अपना गुस्सा शांत कर सके कामेन राइडर के खिलाफ। कामेन राइडर नहीं कहा जा सकता बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि टोजिमे के खिलाफ, क्योंकि टोजिमे ने अचानक से एंट्री लेकर सब कुछ फ्लॉप कर दिया। वो खुद एंट्री लेना चाहती थी और फेमस होना चाहती थी। अभी उसकी बॉडी ये चीख चीख कर जाहिर कर रही थी कि वो कामेन राइडर मतलब टोजिमे से कितनी ज्यादा नफरत करती है। वो चाह रही थी कि टोजिमे कहीं डिसअपेयर हो जाए और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, जिससे कि अब वो सभी के सामने आ सके। वैसे उसे इस तरह के कैरेक्टर में आने की मोटिवेशन कहाँ से मिली, इस चीज की बैक स्टोरी हमें बताई जाती है। जब वो छोटी थी तो एक दिन रोते हुए घर वापस लौटी। उसके फादर ने उससे पूछा कि आखिर वो रो क्यों रही है, तो उसने बताया कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स उसे परेशान करते हैं। जो सुनकर उसके फादर कहने लगे कि फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं, तो वो जवाब देती है कि वो सभी लड़के हैं, मैं उनसे नहीं लड़ सकती। हालांकि ये चीज उसके फादर को पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे समझाया कि वो लड़के हैं तो क्या हुआ, तुम भी उन्हें हरा सकती हो। लेकिन यूरिको ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो छोटी थी और उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो एक लड़की है, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकती। पर उसके फादर ने उसे चेंज करने का फैसला किया। उन्होंने उसे कामेन राइडर शो के कुछ एपिसोड दिखाने शुरू किए। उन एपिसोड के बीच में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम यूरिको थी। यूरिको एक ऐसे कैरेक्टर थी जिसे बुरे लोगों ने क्रिएट किया था। वो एक साइबॉर्ग थी, लेकिन उसके पास बहुत पावर थी। बुरे लोगों ने उसे अपनी मदद के लिए क्रिएट किया था, लेकिन उसने उनके खिलाफ ही जाने की प्लानिंग की और गद्दारी करते हुए अच्छाई का साथ देना शुरू कर दिया। वो भी एक सुपर वुमेन बन चुकी थी, उसके पास पावर थी, इसलिए वो कमजोरों की मदद करती थी। उसे टैकल नाम से जाना जाता था। हमारी वाली यूरिको उसे कैरेक्टर वाली यूरिको से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो भी चाहे तो कामेन राइडर वाली यूरिको बन सकती है। अभी यूरिको उसे इतना पसंद करने लगी थी कि वो उसकी हर चीज कॉपी करने लगी, सेम टोजिमो की तरह। उसने भी यहाँ टैकल की मूव्स को यानी कि पोजेस को कॉपी करना शुरू कर दिया। उसकी जो टेक्निक्स थी उन्हें बहुत ही ध्यान से देखा और सीखने की कोशिश की। उसके फादर भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि अब उनकी बेटी स्ट्रॉन्ग बनते जा रही थी। हालांकि वो दिन में काम पर जाते हैं, इसलिए वो एक दिन काम पर गए जिस दिन यूरिको घर पर अकेली थी। उसने अपने टॉय पर टैकल का एक खास मूव इस्तेमाल किया। उसने अपने टॉय को धोबी पर छोड़ दी जिससे उसका टॉय दूर जाकर फेंक चुका था। वो सीधे जाकर अलमारी में टकराया जहाँ से बहुत सारी कैसेट जमीन पर गिर गई। उनमें से एक कैसेट थी कामेन राइडर के 30th एपिसोड की, जो कि यूरिको के फादर ने उसे नहीं दिखाई थी। उन्होंने वो एपिसोड स्किप कर दिया था। हालांकि जब यूरिको ने उस एपिसोड को प्ले किया तो उसका टाइटल आया गुड बाय। यूरिको ये चीज पढ़कर वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने उस एपिसोड को कंटिन्यू किया। वहाँ उस एपिसोड के दौरान सीरीज वाली यूरिको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। वो कुछ लोगों की मदद कर रही थी और जिनसे वो लड़ रही थी वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। आखिर में उसने महसूस किया कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगी, इसलिए एक साइबोर्ग होने के नाते उसने एक खास साइक्लोन वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो खुद ही मर गई। अभी हमारी वाली यूरिको ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में हो चुकी थी। वो उस दर्द को हैंडल नहीं कर पाई और वहीं जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद मतलब कुछ घंटों बाद जब उसके फादर आए तो उन्होंने अपनी बेटी को उसी के आंसुओं में डूबा हुआ देखा। मतलब वो कई घंटों से लेटे हुए रो रही थी। अभी उसके फादर वहां आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी को बहुत तेज बुखार आ चुका है। उन्होंने तुरंत ही ठंडे पानी की पट्टी वगैरह की और उसे सुला दिया। जब यूरिको की नींद जागी तो अपने फादर से उसे साइक्लोन वाली टेक्निक के बारे में पूछने लगी और कहने लगी कि आखिर टैकल ने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसके फादर ने सब कुछ समझाते हुए कहा, अब मुझे तो नहीं पता कि मैं इतनी फालतू सी चीज आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये सब सीरीज में है और फिजिक्स के उन सीन को देखना तो हमारी पूरी सीरीज को समझना होगा। अभी के लिए उसके फादर ने उसे बताया कि वो साइक्लोन वाली टेक्निक एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड था, जो कि यूरिको ने इसलिए एक्टिवेट किया जिससे कि वो बाकी सभी की जान बचा सके। अभी ये सारी बातें सुनकर यूरिको को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उसके फादर उससे कहते हैं कि वो भी यूरिको के बहुत बड़े फैन थे, इसी वजह से उन्होंने हमारी वाली यूरिको का नाम भी यूरिको रखा। अभी यूरिको यही बात सुनना चाहती थी। वैसे जब यूरिको की तबीयत ठीक हुई तो उसके फादर उसे टैकल यानी कि उसे सीरीज
वाली यूरिको की वो कॉस्ट्यूम गिफ्ट करते हैं, जो पाकर हमारी वाली यूरिको बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसके फादर कह रहे थे कि यूरिको कभी नहीं मरी। वो उनके सामने है, जो सुनकर यूरिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फैसला करती है कि वो बड़ी होकर टैकल की तरह एक सुपर वुमन बनेगी। अभी ये सब कुछ सेम वैसा ही था जैसे कि टोजिमो के साथ हुआ। मतलब टोजिमो को उसके फादर ने तो नहीं कहा कि वो ये सब फालतू काम करे, लेकिन उसके अंदर बचपन से ही ये चुल थी कि उसे टोजिमो से कामेन राइडर बनना है। खैर ये चीज कुछ हद तक अब पूरी हो चुकी है। हालांकि सीन अब वापस से करंट टाइम पर आता है, जहां हम यूरिको को देखते हैं। वो बड़ी हो चुकी है और बहुत सी चीजें बड़ी हो चुकी हैं। वो अभी अपने क्लासरूम में पढ़ रही थी, जहां उसके दिमाग में बस टोजिमो के ही ख्याल आ रहे थे। उसकी नफरत टोजिमो के लिए खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उसके हिसाब से टोजिमो फेक है और बेवजह इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। उसे नहीं पता कि टोजिमो तो उससे भी ज्यादा बड़ा वाला है। वैसे भी टोजिमो के बारे में सोचते हुए वो सही से पढ़ भी नहीं पा रही थी। खैर सीन चेंज होकर नाका पर आता है। ये वही आदमी है जो कि उन तीनों को भड़का रहा था शॉकर बनने के लिए, जो कि बाद में टोजिमो से बहुत बुरी तरह से पीटे। अभी वो उन तीनों को फिर से ढूंढ लाया है और फिर से सर पर चढ़ते हुए कह रहा है कि अब वो एक शॉप पर हमला करने वाले हैं। हालांकि वो तीनों कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार इस तरह से क्राइम करेंगे तो शायद हमें पुलिस पकड़ लेगी, जो कि सबसे ज्यादा नेचुरल चीज हो सकती है। पर नाका इस बात पर कहता है कि तुम असली शॉकर नहीं हो। वो कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, इस बार तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा। जो सुनकर वो तीनों कहने लगते हैं कि नहीं, वो जा रहे हैं, उसे साथ आने की जरूरत नहीं। पर नाका कहता है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ जाकर रहूंगा। अभी वो उन्हें सलाह दे रहा था कि वो अपने इस एक्ट में और ज्यादा इमोशंस ऐड करें, उन्हें किसी मॉन्स्टर की तरह लगे। मतलब शॉकर्स का खौफ सभी के बीच फैल जाना चाहिए और उस नकली कामेन राइडर की तरह शॉकर्स भी फेमस होने चाहिए। यहाँ पर वो टोजिमो की बात कर रहा था। अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ गए अपने अपने ब्लैक मास्क पहनकर। तभी सीन चेंज होकर यूनिको पर आया, जो कि टोजिमो के लिए सारी नफरत अपने बड़े से दिल में भरकर वापस घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में ही आसानो यानी कि वही ठरकी बच्चा उसे रोक लेता है और फाइनली हिम्मत कर अपना लव कन्फेस करता है। वो फैसला करके आया था कि आज तो वो यूरिको से शादी करके ही मानेगा। इस चीज से यूरिको बहुत ही ज्यादा हैरान थी, लेकिन इतने में ही उसकी नजर वहां पीछे एक शॉप पर पड़ी, जहां से शॉकर अभी सामान लेकर निकल रहे थे। वहां का शॉप ओनर बाहर आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि नाका सच में ताकतवर है। अभी सबसे ज्यादा नॉर्मल चीज हमें देखने को मिली, वहां पर सही समय पर पुलिस पहुंची, जो कि अभी शॉकर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन नाका ने हमला करना शुरू कर दिया। उसने पुलिस वालों को पीट कर वहीं सुला दिया, जो चीज देखकर यूरिको को बहुत ज्यादा हैरानी थी। अभी असानो को पता नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो वो बार बार से लाइंस दोहरा रहा था। वो चाहता था कि आज यूरिको उसके साथ उसके घर जाए, लेकिन यूरिको का ध्यान उस पर नहीं है। उसका ध्यान उन शॉकर्स पर था जो कि वहां से जा रहे थे। नाका ने प्लान किया था कि आज रात वो 5 शॉप्स को लूटेंगे, जिससे कि फाइनली लोगों के बीच शॉकर्स का खौफ पैदा होगा। लेकिन यूरिको ऐसा नहीं करने दे सकती। वो तुरंत ही वहां से उनके पीछे भागती है। इतने में ही हमें टोजिमो को दिखाया जाता है। वो भी अभी इसी डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन सामने की तरफ से उसके हाथ में उसका फोन था, जिसमें उसे वही वीडियो क्लिप बार बार सामने देखने को मिल रही थी, जिसमें उसने शॉकर्स को हराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वीडियो क्लिप इतनी ज्यादा वायरल हो गई और सच मूवी को कामेन राइडर बन चुका है। लेकिन इतने में ही उसकी नजर उन शॉकर्स पर पड़ी, जो कि अभी पास की शॉप को लूटने के लिए वहां आए हैं। टोजिमो उन्हें देखते ही तुरंत गलत काम करने से रोकने लगता है, लेकिन वो लोग टोजिमो को नहीं पहचानते, इसलिए वो टोजिमो पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीज सुनते हुए टोजिमो समझ जाता है, जो उसने अभी तक अपना असली रूप सभी के सामने नहीं लाया। वो तुरंत पलटता है और अपने बैग से वही मास्क निकालता है, जो कि उसने बार्गेनिंग कर खरीदा था। उसने वो मास्क पहन लिया। अभी उस मास्क के पीछे बहुत सारे इमोशंस छुपे हुए हैं, इसलिए फिर से टोजिमो के आंसू निकलने लगे थे। लेकिन जो भी हो, उस मास्क में टोजिमो को देखकर वो तीनों पहचान चुके थे कि टोजिमो ने ही उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो नाका को उसके बारे में बताते हैं। नाका भी टोजिमो को ये देखकर ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन कम से कम वो अब टोजिमो से बदला ले सकता है। वैसे यहाँ इनकी फाइट वगैरह शुरू हो पाती, इससे पहले ही हम वापस से यहाँ यूरिको पर आ गए। वो पूरी रफ्तार से भागते हुए आ रही थी, लेकिन कुछ चीजों का वेट इतना ज्यादा है जो कि उसकी स्पीड कम कर रहा था। खैर सही समय पर वो वहाँ पहुंच गई। उसने दूर से ही टोजिमो को वहां देखा, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, मतलब शोगर से भी ज्यादा नफरत। अभी वो सिर्फ स्पॉटलाइट टोजिमो को चुराने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो फैसला करती है कि उसे सबसे पहले टोजिमो को रोकना होगा। लेकिन वो इस तरह से स्कूल के टीचर वाली यूनिफॉर्म में आकर अटैक नहीं कर सकती। वो तुरंत अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। आसानों के लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू था, लेकिन पूरे कपड़े नहीं उतारे गए। उसने सिर्फ कुछ हद तक कपड़े चेंज किए थे, लेकिन उतने भी काफी थे। बाद में उसने वो कॉस्ट्यूम पहन लिया जो कि सीरीज वाली यूरिको की थी, मतलब कि टैकल की कॉस्ट्यूम, और उस कॉस्ट्यूम को पहनकर वो सीधा आगे बढ़ पड़ी। वहाँ टोजी में भी अभी अपने सिग्नेचर मूव राइडर पंच इस्तेमाल करने वाला था।